आज मैं आप उन लोगों को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर का असाइनमेंट है। तो चलिए आते हैं हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन पे और उसके आंसर पर। उससे पहले यदि आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो उसकी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सब्सक्राइब करने का केवल एक ही फायदा है कि जब भी कोई वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा, जिससे आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और अभी आने वाले मंथों में फिर से असाइनमेंट डाला जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके भी असाइनमेंट के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर भी दिया जाएगा, तो आप लोगों को उससे फायदा मिलेगा। तो चलिए आते क्वेश्चन पे। प्रश्न पहला, प्रतिदिन के कचरे को दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, कूड़े कचरे का निष्पादन अक्सर देखने में आता है कि घर का कचरा, जिसमें लोहे के डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, शीशे के टुकड़े जैसे इनऑर्गेनिक पदार्थ या बचा हुआ खाना, जानवरों की हड्डी, सब्जी, छिलके इत्यादि ऐसे ही खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में लोग पशु, मुर्गी या अन्य जानवर पालते हैं वहां इन जानवरों के मल भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कूड़े कचरे का सही प्रकार से निष्पादन न होने से पर्यावरण गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त इसमें कीटाणु भी पनपते, जो कि विभिन्न रोगों के कारक होते। ऐसे स्थान पर मच्छर, मक्खियां और चूहे भी पनपते और घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। तब इन कचड़ों को हम कैसे निष्पादन कर सकते हैं? तो कचड़े का निष्पादन, गांव में नगर पालिका की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः कूड़े कचड़े को छोटे स्तर पर निष्पादन के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। यदि नगर पालिका होती तो कचड़े को क्या करती, उठा के ले जाती। तो उसके 2 तरीके, पहला है कंपोजिट और दूसरा वर्मी कल्चर। कंपोजिट में क्या करते हैं, खाद बनाने की यह प्रक्रिया। यह वह प्रक्रिया है जिसमें घरेलू कचरा जैसे घास, पत्ती, बचा खाना, गोबर वगैरह का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। गोबर और कूड़े कचड़े की खाद तैयार करने के लिए एक गड्ढा खोदे। गड्ढे के आकार कूड़े की मात्रा तथा उपलब्ध स्थान के अनुरूप हो। आमतौर पर छोटे ग्रामीण परिवार के लिए 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 0.8 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे के ऊपरी हिस्सा जमीन के स्तर से 1.5 या 2 फीट ऊंचा रखें। ऐसा करने से बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। गड्ढे में घरेलू कृषि कूड़ा कचरा एवं गोबर भूमि में गाड़ देना होता है। खाद करीब 6 महीने के अंदर तैयार हो जाता है और इसे खेती के उपयोग में लाया जा सकता है। ये पहला निष्पादन हुआ। दूसरा वर्मी कल्चर, इसमें क्या करते हैं, कचड़े से खाद बनाने की एक प्रक्रिया जिसमें केंचुआ द्वारा जैविक विघटन कर कचरा जैसे सब्जी का छिलका, पत्तियां, बचा हुआ खाना और खाद तैयार की जाती है। एक लकड़ी के बक्से या मिट्टी में गड्ढे में एक परत जैविक विघटन कचड़े की परत बिछाई जाती है और ऊपर में कुछ केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। ऊपर कचरा डाल दिया जाता है। गीलापन बरकरार रखने के लिए उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ समय के उपरांत बहुत ही अच्छी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये पहला आंसर हुआ आप लोगों का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमेशा कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या हमेशा हम कोयले पर निर्भर रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते? कोयला खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। तो इसका उत्तर, कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापना नहीं होती। ये संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्युत उत्पादन के प्रयुक्त कोयला उष्मीय कोयला कहलाता है, जबकि इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कोक के उत्पादन के लिए जो कोयला प्रयुक्त किया जाता है उसे कोकिंग कोल कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयला पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोयले का निर्माण होने से करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयले के अतिरिक्त हम अन्य माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि पन बिजली घर, भाप चलित बिजली घर, परमाणुविक बिजली घर, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत आदि। या निम्न विकल्प द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। यह सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर यह है। अब चलिए आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं,
नवीकरणीय साधन और अनवीकरणीय साधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में निम्न अंतर है। पहला है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके भंडारण में प्राकृतिक परिस्थितियां प्रक्रिया द्वारा पुनः स्थापना होते रहते हैं। अनवीकरणीय में क्या होता है, इसका भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रिया एवं पुनः स्थापना नहीं होता। एक बार नष्ट होने के बाद वो पुनः बनाने में बहुत समय लग जाता है या नहीं बनता। दूसरा, मानव द्वारा ऐसे संसाधन का दोहन अगर उनके पुनः स्थापना की दर से अधिक तेजी से हो, फिर ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते और इनका क्षय होने लगता है। उसी प्रकार अनवीकरणीय में क्या होगा, यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाते। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्षय नहीं होता और पुनः भरण होते रहता है। अनवीकरणीय संसाधन में ऊर्जा का स्रोत का क्षय होने पर पुनः भरण करने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के उदाहरण हैं, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जैविक ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय के ऊर्जा के स्रोत है। ये प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हुए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब यानी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आते चौथे नंबर का क्वेश्चन। उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है। उत्तर, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उद्योग का विकास का महत्वपूर्ण है। सरकार आवश्यक सुविधाएं स्थापित करे और आवश्यक कानूनी ढांचा भी प्रदान करे। उद्योग के विकास के लिए सार्वजनिक हित इस प्रकार है। पहला, परिवहन सुविधा। दूसरा है संचार सुविधा। तीसरा है बिजली और पानी की उपलब्धता। चौथा है कच्चे माल और जनशक्ति की उपलब्धता। तो चलिए आते हैं परिवहन सुविधा क्या होता है। परिवहन सुविधा तथा यांत्रिकियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करता है। संचार सुविधा, जिसमें हम बातचीत करते हैं उसके बारे में। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। संचार की मांग है कि यह सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सके और जिसका आदान प्रदान हो सके। तीसरा है बिजली और पानी की उपलब्धता। बिजली और पानी की उपलब्धता, जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनका उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोग में शामिल है कृषि, औद्योगिकी, घरेलू मनोरंजन हेतु, पर्यावरणीय गतिविधि में। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोग में से ज्यादातर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। लास्ट ऑप्शन है कच्चे माल और जनशक्ति की उपलब्धता। कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। उदाहरणतः चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई, कागज बनाने के लिए बांस, ईख की छोई तथा सन और लोहे के कारखानों के लिए कच्चा लोहा आदि कच्चा माल है। और इनको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, जनशक्ति की। तो ये हमारे चौथे नंबर का आंसर हुआ। अब हम आते हैं पांचवें नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। यदि आपको अपने स्कूल के विकास है, प्रश्न बोल रहा है यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाना हो तो उसमें आप क्या क्या रखना चाहोगे, अपने विचार लिखिए। उत्तर, यदि मुझे अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाना हुआ तो मैं निम्न संकेतकों को शामिल करना चाहूँगा। विकास का पहले तो अर्थ जान लेते क्या होता है। विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमताओं को, जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। हमारे स्कूल के विकास के लिए भी निम्न बात शामिल होनी चाहिए। विशाल संस्कृति संपत्ति, इसका मतलब ये है कि जो पुरानी धरोहर है उसका संपत्ति को हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को उसके बारे में जानकारी दे सके। दूसरा है परिवार तथा विश्व को जोड़ने की कड़ी, यानी हम परिवार को भी जोड़े और विश्व को भी जोड़ने की कड़ी उन्हें सिखाया जा सके। विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, पढ़ने की अच्छी वातावरण की व्यवस्था कराना। व्यक्तित्व को सामंजस्यपूर्ण विकास, कि इसको क्या समझ आ रहा है और किसको किस प्रकार से रहना है, किस व्यक्ति से किस प्रकार की बातें करनी, उसके बारे में ज्ञान देखना। बहुमुखी संस्कृति चेतना का विकास, स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जहां सभी प्रकार की एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। राज्यों के आदर्शों तथा विचारों का प्रसार,
फिर 7वां समाज की निरंतरता का विकास, 8वां है सामाजिक सामुदायिक जीवन का प्रोत्साहन, 9वां है शिक्षित नागरिकों का निर्माण, 10वां स्कूल घर की अपेक्षा शिक्षा की उत्तम स्थान, स्कूल घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान, घर से हमको बेहतर शिक्षा स्कूल में मिलती, क्योंकि यह इस प्रकार का माहौल रहता है कि हमें सभी विषय का ज्ञान मिलता है। लास्ट, विभिन्न साधनों का सहयोग, कि हम किस प्रकार के साधनों की सहायता से छात्रों को पढ़ाते हैं। ये हुआ हमारे आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं इसी प्रकार के और भी असाइनमेंट और भी लेटेस्ट जानकारी के साथ, जो आप लोगों को सभी छात्रों को फायदेमंद हो। ओके, थैंक यू, बाय।